चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने देखा था लिमिट स्टेट मेथड के थ्योरी के बारे में। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में कैसे जो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रहती हैं जनरली, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर अब न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। तो मैंने एक यहाँ पर FE250 का करके दिखाया हुआ है। ठीक है, कि किस तरीके से उसके लिए वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि FE250 ग्रेड दिया हुआ है आपको, और मान लीजिए कि कंक्रीट का ग्रेड नहीं दिया हुआ है, तो KU की वैल्यू KU 700/1100 प्लस 0.87 FY। तो FE250 के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.53 आ जाता है। 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 250 करेंगे, ठीक है, तो ये 0.53 आ जाएगा। RU की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.148 FCK आ जाता है, यानी 0.36 इंटू FCK। KU की जगह 0.53 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। तो यहाँ से RU की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो KU और RU की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इन तीनों के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, डिटेल्स यहाँ पर फिल्ड हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला 0.36 FCK इंटू KU अपॉन 0.87 इंटू 100 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 0.088 FCK आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें से ऐसा कुछ अलग नहीं है। फार्मूला रखा हुआ, उसमें वैल्यू आपको रख देना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप KU निकालेंगे, दूसरे स्टेप में आप RU निकालेंगे, ठीक है, और तीसरे स्टेप में फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लें। तो इस तरीके से ये डाटा लिख देंगे। 0.148 FCK लिखा हुआ है, 0.138 FCK, 0.134 FCK, ठीक है, 0.148 FCK BD स्क्वायर। ये तो RU BD स्क्वायर होता है, तो जो RU की वैल्यू आई है उसी में BD स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये MU की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और परसेंटेज ऑफ स्टील FCK। यानी यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, फॉर गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का ग्रेड अगर आपको पता है तो आप सीधे यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने जनरलाइज्ड फार्मूला निकाला है, FCK लिखा हुआ है ये। ठीक है, FCK की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सीधे RU निकाल सकते हैं और PT परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, MU लिमिटेड के लिए आपको ऑब्वियसली सेक्शन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तभी आप MU लिमिटेड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इसका जो डिटेल है वो फिल कर लेंगे। इसके बाद में अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ RCC बीम, जिसका साइज दिया हुआ है 250/380। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इज 1.058%, कंक्रीट एंड स्टील आर ऑफ ग्रेड M25 एंड FE415। ठीक है, इस क्वेश्चन में मटेरियल का ग्रेड दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टील दिया हुआ है, न्यूट्रल वो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी XU की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील आपको पता है, जब यहाँ पर B दिया हुआ है, D दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टील पता है, FCK दिया हुआ है, M25 से FCK, और FY दिया हुआ है। अब सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला लगा दीजिए। PT परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, उसका फार्मूला जो है वो 100 AST अपॉन BD हो जाएगा। यहाँ से 100 AST अपॉन BD से आप AST की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। AST की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो B और D आपको पता है, यानी इस फार्मूले में B और D आप रख दीजिए तो AST मिल जाएगा। AST की वैल्यू आ जाती है 1005.1 mm स्क्वायर। ठीक है, जब AST मिल जाता है तो CU इजिकल टू TU का फार्मूला लगा दीजिए, तो 0.36 इंटू FCK B इंटू XU इजिकल टू 0.87 FY AST। ठीक है, जैसे इसमें वैल्यू रखते हैं तो आपको XU की वैल्यू मिल जाती है 161.28। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से 161.28 आपको कैलकुलेट करने पर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। तो देखिए इस PDF में कुछ चीज़ें मैंने व्हाइट बॉक्स से कवर कर दी हैं, जो एक्चुअली वहाँ कुछ करेक्शन किया था। ठीक है, तो उसको मैंने नए तरीके से लिख दिया है, तो इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई डाटा आपका नहीं दिख रहा है या नहीं शो हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसका डाटा जो है मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो ये जो व्हाइट बॉक्स है वो सिर्फ ऐसे ही है। ठीक है, वो एक्चुअली कटा हुआ था वहाँ पर, तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं आप। ये
XU की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। 0.36 FCK B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FYAST के माध्यम से XU की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद में देखिए, ये जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डाटा जो है उसको मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस हमने इस तरीके से निकाल लिया, CU इज इक्वल टू TU का यूज करके, ठीक है। इसके बाद डिटरमाइन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर RCC बीम ऑफ 230 बाई 450 mm, ठीक है। 230 बाई 450 mm इफेक्टिव डेप्थ, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज M20 मेगापास्कल एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज Fe415। अब देखिए यहाँ क्या दे दिया, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज 20 मेगापास्कल, यानी किस ग्रेड का कंक्रीट है ये बता दिया गया कि ये M20 ग्रेड का है, ठीक है। साइज दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ है तो 230 उसका विड्थ हो गया, डी उसका 450 हो गया, FCK आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट 20 मेगापास्कल यानी FCK की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ से आपको FY की वैल्यू भी मिल जाएगी। 230 और 450 ये बार के सेंटर से है, ठीक है, टॉप तक की। तो इस तरीके से एक नॉर्मल फिगर भी बना देंगे तो एक आइडिया रहेगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है और परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, ये दो चीजें निकालना है, यानी XU लिमिटेड भी निकालना है और परसेंटेज ऑफ स्टील। यानी ये तो बता ही दिया गया कि सेक्शन कैसा है, बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। तो XU लिमिटेड का फार्मूला क्या है, KU इंटू डी होता है, ठीक है। KU की वैल्यू आपको कैसे पता चलती है, Fe415 के लिए KU की वैल्यू ये आप सीधे लिख सकते हैं कि जो कि IS कोड में आपको डायरेक्टली ये डाटा दिया हुआ है। तो Fe415 के लिए जो KU की वैल्यू है वो 0.48 है। XU लिमिटेड इज इक्वल टू KU इंटू डी, तो 0.48 इंटू 450 तो 216 mm आ गया, ठीक है। ये 216 mm इसकी वैल्यू आ गई। फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, 36 FCK KU अपॉन 0.87 FY। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.36, सो बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बात वही है। यहाँ पर रखेंगे तो ये आंसर आपको 0.96% आ जाता है। 0.36 FCK 20, KU 0.48, 0.87 FY की वैल्यू 415। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो सीधे आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जब आप KU की वैल्यू अगर आप दूसरे तरीके से निकालेंगे वो फार्मूले से, तो वो अगर 2 अंक से ज़्यादा तक लेंगे तो वेरिएशन आ जाता है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 अंक तक ही लिख करके सॉल्व किया है। पहले एक्चुअली यहाँ पर जो सॉल्व किया था वो कुछ वैसा ही मेथड था, बट उससे कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता था, ठीक है। इसलिए मैंने 2 अंक तक ही ले करके, ताकि सभी लोगों का आंसर सेम आए जहाँ तक पॉसिबल हो, उसके लिए ये तरीका लिया हुआ है। तो ये आपका आ गया 0.36 से 0.96। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इनको बहुत शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि पहले भी आप इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं WSM में, वैसे ही है, फार्मूले बस चेंज हो गए हैं। RCC बीम 230 mm वाइड एंड हैज अ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 550 mm, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.003। देखिए एज पर IS कोड क्या ले सकते हैं, जनरली 0.0035, लेकिन ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कंडीशन दे दिया गया है कि कंक्रीट की हाईएस्ट स्ट्रेन कितनी है, 0.003 एंड दैट ऑफ स्टील इज ये वैल्यू, यानी कंक्रीट की हाईएस्ट स्ट्रेन दी हुई है और स्टील की भी हाईएस्ट स्ट्रेन दी हुई है। उसका साइज दिया हुआ है बीम का, इफेक्टिव डेप्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है आपको। M20 Fe250 ग्रेड का मटेरियल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है। यानी पैटर्न पूरा वही है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि जो हाईएस्ट स्ट्रेन आप लेते थे वो हम डिसाइड कर दे रहे हैं पहले से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये कंक्रीट बना दीजिए, ठीक है। उसका विड्थ और डेप्थ बना दीजिए 230 और 550, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रेन हम 0.0035 ऑटोमेटिक ले लेते थे, उसकी वैल्यू पहले से दी हुई है 0.003, ठीक है। इसके बाद में ये वैल्यू भी दी हुई है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, लेकिन ये वैल्यू तो फिक्स है, ये तो हमको पता होता है कि ये टॉप पोर्शन से, ठीक है। यहाँ तक की डेप्थ XU लिमिटेड होगी न्यूट्रल एक्सिस तक की, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला जो है वो टोटल में से XU लिमिटेड माइनस हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला XU लिमिटेड हो गया, नीचे वाला D माइनस XU लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो ये आपको ये वैल्यू मिल गया। फिर वही सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके आपको क्या निकाल देना है, XU लिमिटेड की वैल्यू,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन से डिफरेंट है, जो आइडियली हम कंसीडर करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन को उन्होंने वेरी कर दिया, स्ट्रेन वेरी कर दिया यानी एजम्पशन अलग कर दिया। हम एजम्पशन ये लेके चलते थे कि स्ट्रेन 0.0035 है, तो जब एजम्पशन ही बदल दिया तो उसके फार्मूले भी वैलिड नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ लॉजिक वैलिड हो रहा है कि ये एक्स यू लिमिटेड हमने माना हुआ है, ये डी माइनस एक्स यू लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगा दीजिए, तो एक्स यू लिमिटेड अपॉन डी माइनस एक्स यू लिमिटेड, तो एक्स यू लिमिटेड अपॉन डी माइनस एक्स यू लिमिटेड इज इक्वल टू 0.003 अपॉन ये वैल्यू, तो 0.003 अपॉन ये पूरी वैल्यू, ये यहाँ पर लिखा हुआ एक्स यू लिमिटेड अपॉन डी माइनस एक्स यू लिमिटेड इज इक्वल टू 0.003 अपॉन ये वैल्यू। फिर हमने क्या किया, ES ये LSM ले लिया, इधर अपॉन में 1 कर दिया, LSM ले लेंगे, ES ऊपर चला जाएगा, तो ये इधर वही रहेगा डी माइनस एक्स यू लिमिटेड, ठीक है। ES ऊपर चला गया, इधर भी ES आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक्स यू लिमिटेड अपॉन डी निकालना है, तो अब क्या करेंगे, ये A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है, तो ये मैंने फार्मूला भी इधर लिखा कि जब A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, A अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी। ये मैथमेटिक्स में बेसिक फार्मूला है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें एडिशन, ये नीचे जाके एडिशन कर सकते हैं, ऊपर जाके एडिशन कर सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस भी कर सकते हैं, यानी इसी इक्वेशन को आगे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी रूल्स रहते हैं, ये समानुपाती नियम कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर हमने ये किया कि नीचे जाके जोड़ दिया दोनों को, देखिए ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ला करके जोड़ दे रहे हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ला करके जोड़ेंगे तो एक्स यू लिमिटेड से एक्स यू लिमिटेड कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा, ऊपर वाली को नीचे लाएंगे तो 0.002 में 0.003 ऐड हो जाएगा, तो 0.005 हो जाएगा प्लस 87FY। अब उन्होंने क्या किया, इसके बाद में ES की वैल्यू रख दिया है, ES की वैल्यू 2 × 10 की पावर 5 था, उसको जैसे ही आप रखेंगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, वहाँ से एक्स यू लिमिटेड की वैल्यू आ गई। तो ये सब करने के पीछे पर्पज ये है कि यहाँ पर चूंकि उन्होंने स्ट्रेन बदल दिया है, ठीक है, इसलिए हमारा ये लॉजिक लगेगा। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस बेसिक पूछ लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल पर्पज के लिए जो कंप्लीट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो या एरिया ऑफ स्टील निकालना हो या सेक्शन प्रॉपर्टी, वही सब फार्मूले लगेंगे जो हमने पढ़ा हुआ था। तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी एक्चुअली देखिए बहुत क्लियर नहीं आ पा रहा है, काफ़ी कोशिश भी किया मैंने, वो बैकग्राउंड में एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो आ जा रहा है उसमें इमेज में, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर RCC बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 230 बाई 400 mm, ये साइज दिया हुआ है 230 बाई 400 mm। अभी देखिए इफेक्टिव नहीं लिखा, यानी टोटल डेप्थ लिखा हुआ है इसका, इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर प्रोवाइडेड विथ एन इफेक्टिव कवर ऑफ 31 mm। देखिए यहाँ पर इफेक्टिव कवर दे दिया है, 31 mm आपको कवर लेना है, ठीक है। कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम UDL द बीम कैन सपोर्ट if it is simply supported over a span of 3.5 मीटर। ग्रेड ऑफ मटेरियल यहाँ दिया हुआ है। दूसरा ये है कि बताइए मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड बीम कैन कैरी एट इट्स मिड स्पैन, ठीक है। अब ये एजम्पशन जो लिया हुआ है ये तो अभी यहाँ लागू नहीं हो रहा है, मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है उसको, ठीक है। तो ये एजम्पशन जो है, एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, अगर ऐसे एज्यूम कर लेंगे तो वो मैं आगे बताऊंगा क्या चेंज आएगा। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि ये ऐसा एजम्पशन अभी वैलिड नहीं है, ठीक है, ये एजम्पशन हमारा वैलिड नहीं है अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका सेल्फ वेट हम कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया जिसमें साइज दिया हुआ है, नंबर ऑफ बार दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद में आपको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। पहले यहाँ तक निकालेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कवर दिया हुआ है, तो आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगी। चूंकि टोटल डेप्थ 400 है और इफेक्टिव कवर 31 है, उसको माइनस कर दीजिए, 369 mm आपका इफेक्टिव डेप्थ आ गया। FCK की वैल्यू दी हुई है, FY की वैल्यू दी हुई है। एरिया ऑफ स्टील के लिए उन्होंने कहा है कि 4 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर यहाँ पर हैं, तो एक बार का एरिया हमने निकाल लिया यहाँ पर 4 नंबर ऑफ बार है, एक बार का एरिया पाई बाई 4 d² है, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई।
KU की वैल्यू FE415 के लिए हमको पता ही है 0.48 होती है, XU लिमिटेड 0.48 इंटू 369, तो ये आ गया आपका 177.12। ठीक है, अब XU लिमिटेड निकाल लिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में XU निकालना है 0.36 FC के B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST। यहाँ पर जब वैल्यू आप रखेंगे XU की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 98.63 आ जाएगी। बाकी सब डाटा वैसे ही रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमने देखा कि XU लिमिटेड जो है वो 177 है और XU की वैल्यू 98 है, यानी XU की वैल्यू XU लिमिटेड से कम है। XU लेस देन XU लिमिटेड मतलब सेक्शन कैसा हो गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। अंडर रेनफोर्स सेक्शन जब हमारा हो जाता है तो उसके बाद में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कोई भी एक C इंटू जेड या T इंटू जेड, तो हमने T इंटू जेड यहाँ पर लगा दिया है, यानी 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 53.50। तो ये 53.50 इसका आंसर आ जाता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा ये आंसर फाइनली 53.50। ठीक है, ये हो गया। अब ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था किसी सेक्शन के लिए। ठीक है, अब अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया, यानी यहां तक हो गया ए पार्ट। मैक्सिमम यूडीएल बीम कैन कैरी और सपोर्ट इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 3.5 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मोमेंट दिया हुआ है तो कैसे लोड निकालना है। तो मोमेंट हमको पता चल गया है। अब हमें दिया हुआ है कि बीम है, ये मोमेंट कैसा है, फैक्टर्ड मोमेंट है। मैंने आपको बताया था जो हम सॉल्व करके निकालेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो फैक्टर्ड वैल्यू आएगी अगर लिमिट स्टेट मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितना लोड ये कैरी कर पाएगी। बीम की कंडीशन मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया हुआ था। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन है 3.5 मीटर जिस पर यूडीएल लग रहा है। ठीक है, अब हमें पता है इसका हाईएस्ट मोमेंट कितना होता है, WL²/8। सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर यूडीएल लग रहा है WL²/8। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए दिया हुआ है। तो WL²/8 जब आ गया ये, तो यहां पर बाकी सब वैल्यू रख दीजिए। फैक्टर्ड मोमेंट को किसके बराबर कर देंगे, जो MU हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसी मोमेंट के लिए इसी मोमेंट को हमें लोड के फॉर्मेट में लिखना है। तो 53.5 इक्वल टू WF इंटू L²। ये किलो न्यूटन मीटर में है, इसके यूनिट में भी ध्यान दें, ये किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये चूंकि किलो न्यूटन मीटर में है तो लोड भी आएगा किलो न्यूटन पर मीटर में, लेंथ भी किस में रखेंगे, मीटर में। ठीक है, तो 53.50 इज इक्वल टू WF इंटू 3.5 का स्क्वायर/8। तो यहाँ से WF जो आ जाता है वो आ जाता है 34.94 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वो फैक्टर्ड लोड है जो बीम कैरी कर सकती है। टोटल उसकी क्षमता, टोटल क्षमता है 34.94। इसमें ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, उसमें उसका खुद का वजन भी शामिल है। ठीक है, यानी कि बीम हमारा कितना लोड कैरी कर सकती है, फैक्टर्ड लोड 34.94 किलो न्यूटन। अब मान लीजिए बीम का खुद का सेल्फ वेट 3 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। सेल्फ वेट का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 25 BD होता है किलो न्यूटन पर मीटर में। यहाँ पर B और D को आपको किस में रखना है, मीटर में। जब इफेक्टिव वो विड्थ और टोटल डेप्थ को आप मीटर में रखेंगे 25 इंटू B इंटू D में, तो जो सेल्फ वेट आ जाएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। क्योंकि ये 25 क्या होता है, उसका यूनिट वेट होता है। ठीक है, यूनिट वेट को क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मान लीजिए कि उसका खुद का वेट कितना है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो कोई बीम जो इतना भार सह सकती है 34.94 का, और उसका खुद का वेट मान लीजिए कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो वो एक्स्ट्रा वेट कितना ले सकती है, यानी खुद के वजन के अलावा ऊपर से कितना लोड कैरी कर सकती है, तो वो 3 माइनस हो जाएगा, यानी 31.94। ठीक है, अब ये तो एक्चुअल कंडीशन हो गई। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखता, ये ऐसा नहीं लिखा कि मान लीजिए सेल्फ वेट है उसका, अगर ऐसा लग दिया कि एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ वेट उसका नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, सेल्फ वेट 0 मान ले रहे हैं। तो अगर सेल्फ वेट 0 मान लेंगे तो यही वो आंसर भी हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा आपका कि यही हमारा बीम टोटल कैरी कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपको इसका सेल्फ वेट नेग्लिजिबल मानना है या नगण्य मानना है या बहुत कम मानना है या इग्नोर कर देना है,
ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम खुद एज्यूम करें ब्रैकेट में लिख करके सॉल्यूशन में कि एज्यूमिंग द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका सेल्फ वेट कंसीडर कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया सेल्फ वेट पहले कैलकुलेट कर लें। तो 25B इंटू डी यानी 25 इंटू 0.23 इंटू 0.4, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट मिल जाएगा। लेकिन वो सेल्फ वेट फैक्टर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो बीम का अगर ये जो फैक्टर्ड लोड था जो कैरी कर सकती थी, सर्विस लोड अगर निकालना है, ठीक है, तो सर्विस लोड का मतलब वर्किंग लोड, तो फैक्टर्ड लोड को 1.5 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया, सर्विस लोड उसका आ गया 23.29 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड हमारी बीम ले सकती है इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट। यहाँ लिखा हुआ है सर्विस लोड इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड अपॉन 1.5। जैसे कि हम फैक्टर्ड लोड निकालना होता है तो सर्विस लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टर्ड लोड कहें या अल्टीमेट लोड कहें एक ही बात है, ठीक है। अब ये वो लोड आ गया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया सर्विस लोड बताइए, बीम कितना सर्विस लोड या वर्किंग लोड ले सकती है, तो हमें फैक्टर्ड लोड को 1.5 यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना होता है, ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो आपको आंसर आ गया 23.29 इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। अब मैंने आपको बताया अगर 3 किलो न्यूटन पर मीटर उसका खुद का वेट है तो वो माइनस करना पड़ेगा। अब खुद का वेट कैसे निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ बीम 25 इंटू बी इंटू डी, ये 2.3 आ गया। अब ये बीम हमारी जो थी वो 23.29 किलो न्यूटन पर मीटर का टोटल लोड ले सकती थी, उसका खुद का वजन है 2.3, तो एक्स्ट्रा लोड कितना ले सकती है, ऊपर से कितना रखा जा सकता है 23.29 माइनस 2.3, ठीक है। यानी 23.29 को लगभग आप 23.3 ले सकते हैं, तो 23.3 में से 2.3 माइनस होगा तो ये आवा लगभग 21 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट, यानी खुद के वजन के अलावा। अभी तक क्या था, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट था, यानी कि खुद के वजन को मिला करके इतना लोड ले सकती है, खुद के वजन के अलावा कितना लोड ले सकती है 21। यानी ये जो बीम है जो हमारा कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकती थी 53.50 किलो न्यूटन मीटर का अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट रजिस्ट कर सकती थी, वो बीम कितना सर्विस लोड ले सकती है 21 किलो न्यूटन पर मीटर का सर्विस लोड अदर देन हिज सेल्फ वेट और इट्स सेल्फ वेट, खुद के वजन के अलावा 21 किलो न्यूटन पर मीटर का सेल्फ वेट, वो 21 किलो न्यूटन पर मीटर का सर्विस लोड वो कैरी कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इतना सब करने के पीछे रीजन क्या है। अगर आपसे केवल इतना पूछा गया है कि उसका सेल्फ वेट नेग्लिजिबल है तो आप इसी को फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर दें यहाँ तक, ठीक है, कि सर्विस लोड निकालना है तो फैक्टर्ड लोड को आप 1.5 से डिवाइड कर दें, तो 1.5 से डिवाइड कर देने पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका सर्विस लोड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा है कि सेल्फ वेट को इंक्लूड करना है, तो सेल्फ वेट को अगर इंक्लूड करना है, जनरली क्या करते हैं हम सॉल्यूशन करते टाइम एज्यूम कर लेते हैं एज्यूमिंग द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, तो उससे क्या हो जाता है ये नीचे वाला पार्ट आपका बच जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या लिखा है और आपने क्या एज्यूम किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो लिखा हुआ है, जब ये क्वेश्चन में लिखा होगा एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, तब उस समय फिर आपका आंसर यही फाइनल हो जाएगा यहाँ तक। और अगर आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपका ये आंसर देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड बीम कैन कैरी एट द मिड स्पैन, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, स्पैन वही है, लेकिन अब यूडीएल की जगह क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, बीच में सेंटर में लग रहा है। उसका डायग्राम देखते हैं। यहां पर अगर फिर से हम बीम बनाएं तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, इसके बीम के सेंटर में लोड लग रहा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम मोमेंट कितना होता है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे कैपिटल डब्ल्यू यानी पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम मोमेंट होता है WL/4, ठीक है, WL/4 होता है। वहां से जो लोड आएगा वो कर लेंगे। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया है तो सेल्फ वेट उसका नेग्लिजिबल नहीं माना है, तो पहले क्या करेंगे उसके सेल्फ वेट के कारण मोमेंट निकाल लें, क्योंकि अभी क्या था सेल्फ वेट जो था वो यूडीएल के फॉर्म में था, ठीक है। तो हमने बाद में निकाल करके उसको माइनस कर दिया, लेकिन पॉइंट लोड है तो बाद में माइनस नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो पहले ही अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना था 53.5, अल्टीमेट फैक्टर्ड मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट कितना है WF L² / 8 होता है। ठीक है, तो ये F जो है यहाँ सेल्फ वेट की अभी बात हो रही है, अल्टीमेट फैक्टर्ड मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट हमको पता था उसका कितना था 2.3 किलो न्यूटन, अभी ऊपर ही निकाला था। फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3.45, तो WL² / 8। चूंकि सेल्फ वेट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो खुद का वजन है वो पूरे में एक जैसा है। ये तो बाहर से लगने वाला लोड है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसका खुद का अगर बात करें तो खुद का जो लोड लगेगा वो WSF ही होगा, सेल्फ वेट। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने समझने के लिए। तो WL² / 8 से आपने निकाल दिया, तो ये मोमेंट है जो खुद के वजन के कारण आ रहा है। ठीक है, तो जो टोटल मोमेंट था उसमें खुद के वजन के कारण जो मोमेंट आ रहा है उसको पहले हमने माइनस कर दिया, तो इतना मोमेंट है जो बीम एक्स्ट्रा ले सकती है। अब इस मोमेंट को किसके बराबर कर दिया हमने, उस पॉइंट लोड के कारण जो मोमेंट आएगा WL/4। तो ये वो यहां से जो W आएगा, ठीक है, कैपिटल W, वो एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट होगा, यानी खुद के वेट के अलावा जो फोर्स ले सकता है। तो WF सॉल्व करने पर यहां पर आ गया 55.11 किलो न्यूटन। तो ये वो लोड है जो बीम कैरी कर सकती है बिन अपने खुद के वजन के अलावा। ठीक है, तो अब हम इसको सर्विस लोड में बना देंगे, तो सर्विस लोड कितना हो जाएगा 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो 36.74। द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड बीम कैन कैरी एट इट्स मिड स्पैन, उसके सेंटर पे कितना लोड ले सकती है 36.74, ये इतना लोड यहाँ पर ले सकती है अदर देन सेल्फ वेट। चूंकि सेल्फ वेट हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, और सेल्फ वेट जो होता है बीम का खुद का वजन पूरी लंबाई में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए वो UDL के फॉर्म में होता है। आप ये सोच सकते हैं कि इस मोमेंट से पहले हम लोड निकाल लेते, बाद में माइनस कर लेते, तो जब इस मोमेंट से आप लोड निकालेंगे तो वो किलो न्यूटन में आएगा, और जो उसका खुद का वजन है वो किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन पर मीटर आप माइनस नहीं कर पाएंगे। जैसे ये 36.74 किलो न्यूटन आ गया, तो ये तो है किलो न्यूटन में, लेकिन उसका खुद का वजन किस में होता है किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर में, तो इससे इसको कैसे माइनस करेंगे। इसीलिए पहले ही हमने क्या कर लिया, उसका मोमेंट माइनस कर लिया है और बाद में लोड निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने सेल्फ वेट को इग्नोर नहीं किया है तब आंसर ये है। अगर हमने सेल्फ वेट को इग्नोर कर दिया होता तो ये वाला पोर्शन हमें करना ही नहीं पड़ता, ये पोर्शन नहीं करना पड़ता। फिर अगर हम ये मान लेते कि उसका खुद का वजन 0 है तो 53 से सीधे ये फार्मूला लगा देते, यहाँ पर आ जाता 53.5, और यहाँ से जो आंसर आ जाता वही फाइनल हो जाता। उसको 1.5 से केवल डिवाइड कर देते। ये 1.5 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम सर्विस लोड पूछा जाता है, तो सर्विस लोड इज इक्वल टू होता है फैक्टर लोड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसीलिए क्वेश्चन में जब दिया भी रहता है लोड तो जनरली सर्विस लोड दे देता है, केवल लोड लिखा होता है। तो जब हमें सॉल्व करना होता है तो फैक्टर लोड ले लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। यानी अगर आंसर में लोड पूछा गया है तो फैक्टर लोड हमारे सॉल्व करने पर आएगा, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लोड दिया हुआ है तो उसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो जनरल लोड है तब, फैक्टर्ड लोड है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ आंसर पूछा गया होता कि बताइए फैक्टर्ड लोड कितना ले सकता है, तो ये आंसर आपका सही हो जाता, फिर 1.5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अब ये मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, तो यहाँ पर जहाँ भी सेल्फ वेट वाला पोर्शन है वो हट जाएगा। जैसे सेल्फ वेट के लिए ये मैंने आपको बताया, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तब फिर आपका आंसर यही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों पोर्शन हट जाएंगे, बाकी क्वेश्चन पूरा वही रहेगा। अगर ये कंडीशन इसमें लगाते हैं एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, अगर ऐसा लिखते हैं तब फिर हमारा ये वाला पोर्शन हट जाएगा जो मैंने रेड उससे दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर ये हम लागू करते हैं, इसको लागू करते हैं, तो फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इसको जब लगाना है तब इसको हटाना है। अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो इस कंडीशन में है कि सेल्फ वेट हमने उसका कंसीडर किया है। वैसे भी वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वहाँ से अंडरस्टूड भी है, तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस इसमें मैंने चूँकि तो पूरा पैटर्न बताया हुआ है आपको, इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि बहुत सारा प्रोसेस है। यहाँ तक तो आप पहले भी कर चुके हैं WSM में भी, बस सर्विस लोड निकालने के लिए 1.5 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया पहले भी कर चुके हैं, सर्विस लोड निकालने के लिए 1.5 से डिवाइड कर दिया है। लेकिन अगर उसका सेल्फ वेट एज्यूम करते हैं तो जो खुद का वजन है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया है या लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछी गई है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और नहीं लिखा है तो आप ब्रैकेट में लिख दें कि सेल्फ वेट ऑफ बीम इज वेरी लेस, तो इस वाले पार्ट से आप बच जाएंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें भी देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। RCC beam 250 by 500 mm is reinforced with 4 bar of 20 mm diameter. Effective cover is 50 mm. Determine the type of beam and calculate the ultimate moment of resistance M20 और Fe415। पहले बताइए कि किस टाइप की बीम है, बैलेंस है, अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। तो बी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, चूंकि कवर 50 mm दे दिया है तो इफेक्टिव डेप्थ भी आपको पता चल गया, FCK भी मिल जाएगा, FY भी मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील भी मिल जाएगा। एक बार का एरिया हमको पता है तो 4 बार का एरिया हम निकाल लेंगे। अब Fe415 के लिए KU की वैल्यू 0.48 होती है तो XU लिमिटेड की वैल्यू यहाँ से 216 आ गई। अब XU निकालने के लिए हमको पता है CU इजिकल टू TU का फार्मूला लगता है, कंप्रेसिव फोर्स इजिकल टू टेंसाइल फोर्स, वहाँ से आपको XU की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब XU की वैल्यू मिल जाती है तो अब यहाँ पर हमने देखा कि XU की वैल्यू 252 आ गई है और XU लिमिटेड की वैल्यू 216 है, यानी XU की वैल्यू XU लिमिटेड से ज़्यादा है। तो XU जब XU लिमिटेड से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, और जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है तो मैंने आपको बताया था XU की वैल्यू कितने लेते हैं, XU लिमिटेड के बराबर ही ले लेते हैं। तो XU लिमिटेड के बराबर ले लेंगे तो फिर फार्मूला देखिए MU का आप ये लगाएं, यहाँ पर XU की जगह XU लिमिटेड लिख दें, या फिर दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, MU इज इक्वल टू जो मैंने आपको बताया था RU इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम फार्मूले, क्योंकि इसी फार्मूले से हमने ये बनाया था, अगर आपको याद हो, इसी फार्मूले से 0.36 FCK बी इंटू XU इंटू डी माइनस 0.42 XU, इस फार्मूले का यूज करके जब बैलेंस सेक्शन बनाया था तो XU की जगह XU लिमिटेड कर दिया था, और यहाँ पर भी हम यही मान के चल रहे हैं कि XU किसके बराबर है, XU लिमिटेड के बराबर। तो जब XU लिमिटेड के बराबर कर देंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अंतर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि XU की वैल्यू जो हम यूज करने वाले हैं वो 216 है, ना कि 252। ये वैल्यू नहीं यूज करना है जब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाएगा, आपको 216.0 यूज करना है। तो इस इक्वेशन में भी रखेंगे तो आंसर मैंने दिखाया ही हुआ है, आप इसमें भी रख के देख लें, आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा बैलेंस सेक्शन के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल XU से ही वेरी होता था, B तो बदलने वाला नहीं है, D तो बदलने वाला नहीं है, FCK बदलने वाला नहीं है, केवल XU अलग होता था, और XU की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, XU लिमिटेड। तो ये आंसर आपका 139.7 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। पहले न्यूटन मिलीमीटर में आएगा, फिर उसके बाद ये देखिए XU की वैल्यू 216 ही लिया हुआ है, 252 नहीं लेना है जब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन का भी हो गया। तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गई हैं। टाइप 2 और टाइप 3 नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।